हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जी काइजान कॉस्टिंग मेथड की, और उसी पे बेस्ड एक और कॉस्टिंग है मेथड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम टेक्निक। आइए एक एक करके इसकी चर्चा डिटेल में करते हैं। आइएगा जी, देखिएगा काइजान कॉस्टिंग का मतलब होता है, देखिएगा जी काइजान ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नहीं, हर लाइफ में हर जगह देखिएगा, अगर आप धीरे 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 इंप्रूव करते रहे ना तो वो ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, और अचानक से कुछ हुआ ना तो वो गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो उसी तरीके से काइजान कॉस्टिंग मेथड भी एक तरह का मेथड है जिसमें बिजनेस क्या धीरे 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 कोई भी तरह की कॉस्टिंग अगर हो तो धीरे धीरे इंप्रूव करने की बात कहता है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इन द कॉन्टेम्पररी बिजनेस वर्ल्ड, इस कॉन्टेम्पररी बिजनेस वर्ल्ड में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज वेरी क्रूशियल। बोल रहा है भाई साहब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत ही क्रूशियल है इस बिजनेस वर्ल्ड में। बोल रहा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एम्पावर्स एवरी डिपार्टमेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी बेटर। बोल रहा है अगर आप कंटिन्यू इंप्रूव करते रहेंगे ना तो आपका डिपार्टमेंट इंडिविजुअल खुद लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ बेटर अच्छा होगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा काइजान इज ए जापानीज टर्म। कौन सा टर्म है? जापानीज टर्म दैट मींस चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्या मतलब हुआ जी? चेंज फॉर द बेटर, बदलाव के लिए अच्छा, और या तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कह रहा है इट इज अ बिजनेस फिलोसफी डेटिंग बैक टू वर्ल्ड वॉर टू। एक बिजनेस फिलोसफी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से किया गया। बोल रहा मकाई इमाई, नाम भी तो कुछ ऐसा ही है, मकाई इमाई वाज अ जापानीज रिसर्चर। क्या था? जापानीज रिसर्चर था एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी था। नहीं, कह रहा है ही इज द नेम बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन। काइजन के चाचा जान यही थे, आई मीन काइजन के फादर यही कहे जाते थे। कह रहा है टोयोटा फर्स्ट अप्लाइड काइजन इन 1915 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 हैड एंडेड। देखिए टोयोटा ने इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था और उसने धीरे 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 करके क्या किया, इसका अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट अपनाया। कह रहा था काइजन अप्रोच सिग्निफाइज द सेट ऑफ एक्टिविटीज टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव एम्प्लॉय बिहेवियर्स। बोल रहा है काइजन अप्रोच जो क्या करता है कि अपने एक्टिविटीज के थ्रू एम्प्लॉय के बिहेवियर को इंप्रूव करता है, मैनेजमेंट के प्रोसेस को इंप्रूव करता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी इंप्रूव करता है। इन अदर वर्ड्स इट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एवरी एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। तो देखिए होता है ना ये कछुए वाली चाल, तो ये काइजन कॉस्टिंग का एग्जांपल बेस्ट है कि भाई साहब जो धीरे 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 हर एस्पेक्ट को बेहतर करते चला जाता है उसको हम लोग बोले हैं काइजन कॉस्टिंग। कह रहा देयर आर मेनी इंप्रूवमेंट मेथड्स एंड मॉडल्स दैट कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ काइजन। काइजन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मेथड्स क्या हुए हैं और आए हैं। नहीं, हाँ, जापान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मेथड्स डेवलप किया गया जिसमें उनमें से काइजन है, और उस काइजन के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आई है। कह रहा द मोस्ट फेमस वंस आर कैनबैन सिस्टम, जस्ट इन टाइम, जीरो डिफेक्ट्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे हैं। आइए पढ़ते हैं पहले फिर से। अब देखिए जस्ट इन काइजन कॉस्टिंग का मीनिंग क्या बोल रहा है। बोल रहा है काइजन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काई फॉर चेंज, काई मतलब होता है चेंज, एंड जेन फिर मींस गुड, चेंज फॉर गुड। ठीक है, कह रहा इट इज अ कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिस आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कॉस्टिंग। क्या है? कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिस है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या बोलता है, कॉस्टिंग बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया था जो रतन टाटा ने भी लास्ट में फॉलो किया। क्या कि भाई जब नैनो उनको बनाना था, नैनो बनाना था तो एक सर्टेन प्राइस पर लाने के लिए उन्हें धीरे 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 उन्होंने भी इस प्रोसेस को अपनाया, धीरे 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 कॉस्ट को कम करते चले गए, इंप्रूव करते गए। नहीं, हाँ जी सर, कह रहा था कंपनीज एम टू रिड्यूस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्टैंडर्ड, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ
प्रोडक्ट। पूरा इस कंपनी का एम क्या है, रिड्यूस करना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, जो उसका कॉस्ट है उसको कम कर देना, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द स्टैंडर्ड, बिना किसी भी चीज के कंप्रोमाइज करे हुए, जैसे स्टैंडर्ड भी हो, सेफ्टी भी हो, क्वालिटी हो, सब कुछ हो। तो यही बात हुआ था ना, रतन टाटा ने बोला था भाई 1 लाख में कार निकालेंगे, 1 लाख में कार निकालने के लिए उन्होंने प्रॉफिट एक लिमिटेड डिसाइड किया कि भाई 5,000 या 10,000 प्रॉफिट रखेंगे और 90,000 में हम ऐसी, या मतलब 1 लाख में ऐसी कार बना के देंगे जो अच्छी भी होगी, सेफ्टी भी और सब कुछ ठीक ठाक तरीके से होगी। क्लियर बात है? हाँ जी सर। तो ये कैसे हुआ था? ये काइजन कॉस्टिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया था। कह रहा है काइजन कॉस्टिंग इज द मोस्टली यूज्ड आफ्टर द प्रोडक्ट डिजाइन हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड गॉन अंडर प्रोडक्शन। सर काइजन कॉस्टिंग कब यूज करते हैं? प्रोडक्ट डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद इसका काम चालू हो जाता है और उसके जब ये प्रोडक्शन में चला जाता है, प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल हो गया, अब उसके बाद बोलेगा भाई साहब अब इसमें इसको इतना में बना के दिखा दो। The most common technique used under Kaizen costing including taking quotes from multiple suppliers to get the best price। तो बोला बहुत सारा कॉमन टेक्निक यूज करते हैं काइजन कॉस्टिंग में ताकि आप मल्टीपल सप्लायर से बेस्ट प्राइस में इसको ला सकें। कह रहा इट आल्सो इंक्लूड्स इंप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट रीडिजाइंस एंड रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन वेस्टेज। बोला ये भी इसमें सब कुछ इंप्लीमेंट करता है भाई, प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना है, रिडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन जो वेस्टेज हो रहा है प्रोडक्शन का उसको कैसे कम करना है। All the efforts of Kaizen costing are aimed at reducing the cost of production। तो सारे एफर्ट जो होंगे काइजन कॉस्टिंग के वो इसलिए होंगे ताकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम किया जा सके, उसके लिए वो काम करता है। कह रहा है consequently the company can offer a competitive yet economical price for the product। तो कंपनी क्या करेगा सर? ऑफर करेगा कंपेटिटिव या इकोनॉमिकल प्राइस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर कितने बोल रहा है? नेस्ले इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फूड्स एंड बेवरेज कंपनी प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बेबी फूड, डायरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल फूड, टी, कॉफी, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, मिनरल वाटर एंड मेनी मोर। पूरा नेस्ले एक ऐसे रिनाउंड कंपनी है जो ये सारा बेवरेज प्रोड्यूस करता है। बोला था कंपनी यूज्ड काइजन कॉस्टिंग टेक्निक फॉर अटेनिंग लीन प्रोडक्शन एंड द अप्रोच वाज स्टेटेड एज ए नेस्ले कंटिन्यूअस एक्सेलेंस। देखो नेस्ले ने भी इस काइजन कॉस्टिंग को अपनाया। बेसिकली काइजन कॉस्टिंग इसलिए सब अपनाते हैं, रीजन क्या है इसका? क्या आप सोचो कि हमें इस रिमोट को सुधारना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अचानक से इस पे लग के सारा काम नहीं करेंगे, हम धीरे 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 पहले इसका बटन ठीक करेंगे, फिर इसका मॉडल सही करेंगे, फिर इसमें लाइट्स वाला चेंज करेंगे, फिर इसमें धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट होती है ना कंटिन्यूअस बेसिस पर, उसको वो काम करते हैं। तो इसीलिए, और किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से रिलेटेड है। मतलब अगर हम ये कहें कि इस रिमोट का दाम अगर 20 रुपया हो पा रहा है तो हम उसको डायरेक्टली 10 रुपया में कन्वर्ट नहीं कर देंगे। अगर 10 में करेंगे तो क्वालिटी भी खराब होगा और चीजें भी सही तरीके से नहीं रहेंगी। तो हम ऐसा सिस्टम अपनाएंगे कि धीरे धीरे कम कॉस्ट को और कम करेंगे, 20 से फिर 19 करेंगे, 19 से 18, 18 से 17, 17 से करके फिर 15 में लेके आएंगे। क्वालिटी को मैनेज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड को भी मैनेज नहीं करेंगे, सब कुछ सही तरीके से करके आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे इंप्रूव करके कहां वेस्टेज हो रहा है ये सारा चीज को देखते हुए। तो इसीलिए काइजन कॉस्टिंग का यूज किया जा रहा है। In this process, Nestle addressed its problem of wastage। Nestle ने क्या एड्रेस किया कि उसका वेस्टेज कहां हो रहा है, and time consumed in the production to improve the efficiency of the company। कि जो पहले तो एक वेस्टेज देखा भाई कहां कहां वेस्टेज हो रहा है, और दूसरा कि टाइम कंज्यूम्ड कहां कहां गलत तरीके से हो रहा है, और इस पे वो काम करना शुरू किया। ठीक है, कह रहा लेस वेस्टेज मींस इनकरिंग लो कॉस्ट। अगर कम वेस्टेज होगा तो कॉस्ट भी कम ही होगा। बेटर प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा मार्जिन भी होगा, अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। हाई आउटपुट, ज्यादा आउटपुट भी होगा, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे हम रिसोर्सेज का। तो सिर्फ अगर आप वेस्टेज कम करते हैं तो इससे कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है, बेटर मार्जिन भी होता है, हाई आउटपुट भी होता है, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी आप कर सकते हैं किसका? रिसोर्सेज का। तो क्या बोला? बोला नेस्ले वाज एबल टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एफएमसीजी एंड आल्सो सक्सेसफुली डिक्रीज द टाइम कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब नेस्ले ने इस काइजन कॉस्टिंग को यूज करके अपना वेस्टेज भी कम कर लिया, और जो टाइम लग रहा था मैन्युफैक्चरिंग में उसको भी रिड्यूस कर लिया। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग, इसके क्या प्रिंसिपल्स है, आइए इसकी चर्चा करते हैं।
कह रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग आर सेम एज द काइजन मैनेजमेंट, जैसे काइजन मैनेजमेंट है उसी तरह से उसके प्रिंसिपल्स भी हैं। काइजन कॉस्टिंग वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ एवरीथिंग, द प्रिंसिपल सिग्निफाइज दैट देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ इंप्रूवमेंट। बोला भाई साहब ये बोला कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ एवरीथिंग, पहला प्रिंसिपल कि हर जगह इंप्रूव करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है, तो इसीलिए पहला प्रिंसिपल काइजन कॉस्टिंग कहता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाओ। वो ऐसा नहीं कह रहा भाई अभी हम टॉप हैं तो हमेशा टॉप पे रहेंगे, या हमें अभी हम एकदम पढ़ने में बेकार हैं तो हम अच्छा नहीं हो सकते। आप एक एक चीज सीख के आप तेज भी हो सकते हैं। उसी तरीके से कॉस्टिंग को भी इंप्रूव कर करके क्वालिटी को वही रखते हुए आप वेस्टेज को कम करते हुए प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दूसरा है काइजन कॉस्टिंग फोकसेस ऑन द यूजिंग कंटेम्पररी अप्रोचेज रादर देन ट्रेडिशनल वंस दैट हैव बिकम ऑब्सोल्यूट इन दिस एज। बोल रहा है काइजन कॉस्टिंग क्या फोकस करता है, कंटेम्पररी अप्रोच पे फोकस करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच पे नहीं, ठीक है। बोल रहा है everyone should be part of the work regardless of the managerial or authority level, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज इनकरेज्ड। आप देखिए ये तीसरा इसका प्रिंसिपल बोला जो भी काम करेगा ना सबको एक साथ होना पड़ेगा, जो डिसीजन लेंगे वो सारे लोग मिलकर लेंगे, कोई अथॉरिटी लेवल और कोई मैनेजरियल लेवल और कोई वर्क लेवल पे बात नहीं करेगा, तभी इसका आप क्या हो सकता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, काइजन कॉस्टिंग कर सकते हैं। बोला देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सडन परफेक्शन, अचानक कोई चीज परफेक्ट हो जाए ये पॉसिबल यहां नहीं है। एवरीथिंग कैन बी द बेस्ट शेप विद द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स। बोल रहा है हर कुछ बेटर होगा लेकिन धीरे धीरे, अचानक से नहीं। देयर इज नो लिमिट ऑफ इंप्रूविंग योरसेल्फ, बोल रहा है कोई लिमिट नहीं है कि आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हो। इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड एट एनी टाइम एट एनी लेवल, बोल रहा है इंप्रूवमेंट कहीं भी और किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। काइजन कॉस्टिंग फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, तो काइजन कॉस्टिंग किस पे फोकस करता है, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज पर। इट सिग्निफाइज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सेविंग बाय लिटिल इंप्रूवमेंट। देखिए सेविंग्स और इकोनॉमी ऑफ स्केल दोनों की बात करता है, बोलता है लिटिल इंप्रूवमेंट करके थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करके हम ये दोनों काम कर सकते हैं। बोल रहा व्हेनेवर एंड व्हाटएवर रिक्वायर करेक्शन इट कैन बी और शुड बी करेक्टेड, बोल रहा जब भी और जहां भी रिक्वायरमेंट करेक्शन की जरूरत है उसको किया जाना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। बोल रहा है एवरीवन शुड बी एम्पावर्ड टू गिव देयर इनपुट एंड प्रैक्टिस इन कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब देखिए दो तरीके का कॉस्टिंग की बात कर रही है, वो कर रहा है, कह रहा था काइजन कॉस्टिंग इज नॉट स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोविजन। प्रोडक्ट काइजन कॉस्टिंग सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोविजन पर। बोल रहा है एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई द काइजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स टू द मास लेवल। बोल रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मास लेवल पर इस कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकता है। पर्टिकुलर ऑपरेशन और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग द कॉस्ट फोकस्ड ड्यूरिंग द काइजन कॉस्टिंग कैन बी कैटेगराइज्ड। देखिए जो कॉस्ट फोकस्ड काइजन कॉस्टिंग है उसको दो तरीके से बांटा गया है। पहला है एसेट स्पेसिफिक, बोल रहा है एसेट स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग द काइजन प्रिंसिपल्स इंप्रूव द एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द कॉस्ट रिडक्शन फॉर द स्पेसिफिक एसेट और रिसोर्स। किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए अगर वो एक्टिविटीज या प्रैक्टिस को इंप्रूव कर पा रहा है तो उसको हम एसेट स्पेसिफिक बोलते हैं, और किसी प्रोडक्ट के लिए यही काम कर रहा है तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक। सिंपल सी बात है, a company might have one product, two or multiple product lines. The product specific Kaizen costing focuses on the multiple activities related to one product, or it can be about the complete product लाइन। तो प्रोडक्ट को लेकर अगर कोई चीज ठीक है आप कंटिन्यू इंप्रूव करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और एसेट को लेकर करना चाह रहे हैं तो एसेट स्पेसिफिक। मोस्ट कॉमनली डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर इंप्रूव्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहा है भाई साहब मोस्ट कॉमनली क्या हो रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉस्ट प्रोडक्ट आर इंप्रूव्ड, जो भी कॉस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है वो इंप्रूव्ड हो जाए और ऑप्टिमाइज हो जाए, यही इसका पर्पस है। अब देखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ये 5S ऑफ काइजन कॉस्टिंग, ध्यान दीजिएगा इसको। ये देखिए 5S जापानीज वर्ड दिया गया है क्या, सिएरी, सीटोन, सीसो, सिकेटसु और सितसुक, ये देख रहे हो नाम भी कैसा होता है। तो सबसे पहले सीरी, सीरी का क्या मतलब हुआ, सीरी का मतलब हुआ जी शॉर्ट,
ठीक है, इतना याद रखिएगा। कह रहा था आइटम शॉर्टिंग कैटेगराइजेशन द फर्स्ट स्टेप इज द 5S अप्रोच, द अननेसेसरी आइटम बेस्ड ऑन शॉर्टिंग आर टू बी एलिमिनेटेड। बोला जो अननेसेसरी आइटम है जो जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। अदर प्रायोरिटाइज्ड आइटम विल बी फोकस्ड ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। अब दूसरा है शीटन। शीटन का मतलब होता है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब बोला था सेकंड एज इज शीटन व्हिच मींस टू स्ट्रेंथन आफ्टर एलिमिनेटिंग द ऑब्सोल्यूट आइटम। जो आपने फालतू आइटम्स को जो एलिमिनेट किया उसके बाद क्या करना है, कर रहा था कंपनी हैज टू ऑर्गेनाइज इट्स ऑपरेशन और आइटम्स इन अ लीन ऑर्डर। अब इसको लीन ऑर्डर में आप जो आपका ऑपरेशंस है या आइटम है उसको ऑर्गेनाइज कर लेना है। कह रहा दिस स्टेप्स एम टू इंक्रीज द सिंप्लिसिटी, विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एवरी टूल ऑपरेशन। बोला यह इस स्टेप लेने के बाद आपका इंक्रीज क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी इंक्रीज हो जाएगा, विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा है सीशो। सीशो का मतलब होता है साइन, शाइन करना। कह रहा सीशो और साइन एम्स एट क्लीननेस ऑफ द प्रोसेसेस। तो क्लीन प्रोसेस होना चाहिए आपका, नहीं। It focuses on reducing the clutter and ambiguities about the strategies to be implemented। जो आपका cluttered होता है और जो स्ट्रेटेजीज आपकी एम्बिग्युइटीज में होती है वो हटा देना चाहिए। फॉर द प्रोडक्ट कॉस्टिंग साइन मींस टू मेक प्रोसेस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन मोर अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर टू एवरीवन। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है कॉस्ट का वो सबको क्लियर होना चाहिए और वो रिडक्शन बेस्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और क्लियर टू एवरीवन होना चाहिए। और फोर्थ नंबर है सीकेट्सु। सीकेट्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज करना। देन कम्स सीकेट्सु, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द काइजेन कॉस्टिंग। बट एट दिस स्टेज द डिवाइड स्ट्रेटजीज, टूल्स एंड मेथड्स विल बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस। अब ये जो आपने जो स्ट्रेटजीज बनाया, जो टूल्स बनाया, जो मेथड्स बनाए, उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे फ्यूचर पर्पस के लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। मतलब सस्टेन। अब इस बेसिस पर हमको सस्टेन करना है। कह रहा फाइनली द कंसर्न डिपार्टमेंट विल बी इंटिमिडेटेड बाय द चेंजेस विद द प्रोडक्ट costing. The main goal of SIGSUIT is to inform everyone without creating overwhelming situation. It instead aims to make everyone feel included in the decision made. अब बोल रहा भाई साहब सस्टेन मतलब सबका डिसीजन इंपॉर्टेंट है, सब लोग मिलके हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। नहीं, हाँ जी सर। अब देखिए इसका मैंने चार्ट बना के रखा है, बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। सीआरई का मतलब शॉर्ट, सेपरेट द नीड फ्रॉम द नॉट नीडेड। बोल रहा है जो जरूरी नहीं है उसको हटा दो। सीआरई का मतलब शीतन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर एंड सिंप्लीफाई, मतलब प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट फॉर ईज, एफिशिएंट एंड एक्सेस के लिए। सीसो का मतलब होता है शाइन एंड स्वीप, कीप इट क्लीन एंड शाइनिंग, मतलब कॉस्ट जो कर रहे हैं उसका प्रोसेस सबको क्लीन होना चाहिए। उसके बाद है सिकेट्सु मतलब स्टैंडर्डाइज, डेवलप कॉमन मेथड्स फॉर कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी के लिए मेथड्स आपको डेवलप करना है। सिट्सुक्स मतलब सस्टेन, होल्ड द गेन्स फ्रॉम द कल्चर एंड इंप्रूव, तो ये काम आपको करते रहना है। क्लियर बात? ये भी वही चीज है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं क्या स्टेप्स में, इसके स्टेप्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम इन्वॉल्व करेंगे एम्प्लॉइज को, फिर फाइंड करेंगे प्रॉब्लम्स को, फिर थिंक एंड फाइंड सॉल्यूशन, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, चेक करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे और जाके फिर रिपीट कर देंगे। आइए एक बार फिर से ये प्रोसेस देखते हैं चार्ट में। सबसे पहले हमको क्या करना, गेट द एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना। प्रोसेस बता रहा हूं मैं इसका कैसे काइजन को करेंगे। फिर दूसरा करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, फिर एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, डेवलप करेंगे सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन, फिर रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है बात? ये आपका प्लान हो गया, प्रोसेस हो गया जी। लीजिए जी अब क्या बोल रहा है ये देखिएगा। बोला काइजन begins once we recognize that problem exists, that the opportunities to fix it. Once we acknowledge the problem we can begin to act. A typical Kaizen process steps. अब देखिए वही प्रोसेस है, identify a problem or opportunity, analyze your current process, develop the identify and ideal situation, implement the solution, study the results and adjust the what does not work, क्या काम नहीं कर रहा, standardize the solution and repeat the next problem. क्लियर है बात? अब आ जाइए जी एडवांटेज पर और डिसएडवांटेज पर। क्या क्या एडवांटेज है? काइजन कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स कंटीन्यूअसली सीकिंग वेज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड, बिल्कुल काइजन कॉस्टिंग है ही इसके लिए कि आप मिनिमाइज को कॉस्ट को क्या करो, मिनिमाइज कर सको और एफिशिएंसी को क्या कर सको, बढ़ा सको। क्लियर बात? हाँ जी सर। दूसरा है दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही, ये प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। फ्लेक्सिबल टेक्निक है जो बिजनेस कैन अप्लाई टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस वेदर सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी
जगह पे ये अप्लाई किया जा सकता है, चाहे बिजनेस कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, सर्विस हो या प्रोडक्शन बेस्ड हो। कह रहा दिस मेथड प्रमोट्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट ओवर लॉन्ग टर्म। मोटा ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की वजह से लॉन्ग सस्टेनेबल और एफिशिएंट क्या ओवर लॉन्ग टर्म में एफिशिएंट रहेंगे, इसकी ये बात करता है। कह रहा इट प्रमोट्स द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस है तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करेगा ही। दिस इनकरेज teams to spot rectify use in a systematic and structured way। कह रहा है क्या, this practice encourage the better communication among companies employees, it focuses on customer satisfaction पे फोकस करता है। आइए जी डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सटेंसिव एनालिसिस डेटा व्हिच मेक्स द चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूट। अब देखिए क्योंकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात है, नहीं कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करना धीरे धीरे, तो इसके लिए हमको एक्सटेंसिव एनालिसिस चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कह रहा है इट मेनली फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म एनहांसमेंट की बात करता है, तो एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन में फेल टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स। तो देखिए चूंकि शॉर्ट टर्म एनहांसमेंट मतलब अब कंटिन्यूअस है, तो अभी देखें फिर 10 दिन बाद जहां जब जरूरत पड़ा इंप्रूवमेंट हम कर दिए, तो लॉन्ग टर्म में ये विजन नहीं देख पाता है। कह रहा दिस मेथड इज प्राइमरी एप्लीकेबल इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, इट मे बी इनफेक्टिव इन अदर बिजनेसेस। मोटा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो अच्छा है, बाकी के लिए ठीक नहीं है। व्हाइल दिस टेक्निक कैन हेल्प मिनिमाइज द कॉस्ट, द सेविंग कैन बी लिमिटेड। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए है, ठीक है, सेविंग को लिमिट रखने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, इट में फेल टू एड्रेस द ब्रॉडर ओरिजिनल इश्यूज। अप्लाई दिस टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग, मोरओवर इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसोर्सेज। अब ड्रॉबैक क्या क्या है देखिएगा, बर्डन है लोअर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, परमानेंट चेंज सिस्टम है, तो ये क्या है आपके ड्रॉबैक है, ठीक है। हाँ जी सर, यही 3 ड्रॉबैक था आपका। अब जो नेक्स्ट कॉस्टिंग का टेक्निक है वो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टेक्निक है, ठीक है। आइए इसके लिए पहले चलते हैं नोट्स पे आप चीजों को समझते हैं, फिर आप क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या होता है जस्ट इन टाइम। आइएगा जी, देखिएगा जस्ट इन टाइम क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टेक्निक है। हिस्ट्री क्या थी इसकी, पहले इसको जान लीजिए। कह रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 से 45 के बीच के बाद यूएस ने जापान में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में एक बॉम्ब विस्फोट करा दिया। किसने, यूएस ने जापान में कराया था 6 दिसंबर 1945 को, जिससे वहां की सिचुएशन बहुत खराब हो गए और यहाँ के लोगों के लिए प्रोडक्शन, परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब बम गिरा देगा तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि स्पेस खत्म हो जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज जापान में प्लेस की कमी आ गई इसकी वजह से, तो फिर इन्होंने जापानीज मैनेजमेंट की एक फिलॉसफी बनाई जिसका नाम दिया जीआईटी, जस्ट इन टाइम टेक्निक, और ताइची ओहनो इज द फादर ऑफ जीआईटी। अब जीआईटी का मतलब क्या होता है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एंड जस्ट इन टाइम परचेजिंग, क्वालिटी प्रोडक्शन और जीरो इन्वेंट्री रखना है यहाँ पे। मतलब कि सर जब हमको जरूरत पड़ेगा प्रोडक्शन का तब हम जाके परचेजिंग करेंगे, क्या, इन्वेंट्री का। हम इन्वेंट्री को स्टॉक करके नहीं रखेंगे। क्लियर है बात, हाँ जी। अब आइए चलते हैं बुक पे, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। GIT is an inventory management technique that focuses on keeping as little inventory hand as possible। तो क्या बोला, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है जो किस पे फोकस कर रहा है, लिटिल इन्वेंट्री ऑन हैंड इज पॉसिबल, जितना कम इन्वेंट्री रख सके अपने पास उस पे ये फोकस करता है कि भाई कम से कम इन्वेंट्री रखेंगे, बाकी बात खत्म। ज्यादा इन्वेंट्री रखे आपको कॉस्ट बढ़ाना नहीं है। कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक पाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स you order a small shipment to replace the inventory as you forecast and fulfill order। बोल रहा है आप ऑर्डर करते हैं छोटा शिपमेंट ताकि आप रिप्लेस कर सके इन्वेंट्री को जैसे ही आपको ऑर्डर मिल जाए और कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली जस्ट इन टाइम टेक्निक किसके लिए है, कम स्टॉक रखने के लिए। और कम स्टॉक इसलिए रखना है क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। तो आप क्या करोगे सर, ऑर्डर लाएंगे, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जितना ऑर्डर उतना सेल, तो मेरे पास स्टॉक कम रहेगा। कह रहा है जीआईटी इज डिजाइन्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस while ensuring the highest quality product। कहता है with GIT you don't have worry to about the unwanted inventory in the event an order gets cancelled or is not fulfilled for any other रीजन। बोलता है जीआईटी में आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अनवांटेड इन्वेंट्री आप रखे हुए हैं और ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा और आप या और कोई रीजन से ये कैंसिल
हो जाएगा। बोला ग्रोसरी स्टोर्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस दैट इंप्लीमेंट जीआईटी। ग्रोसरी स्टोर क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है जो इंप्लीमेंट करता है जीआईटी को। कहता है व्हेन आइटम रन स्लो दिस स्टोर ऑर्डर मोर, बोलता है कि जब आइटम कम चलता है तो स्टोर क्या करते हैं, ज्यादा ऑर्डर कर लेते हैं। दिस अलाउ देम टू कीप ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड एलिमिनेट एक्सेस इन्वेंट्री वुड लीड टू वेस्ट। बोल रहा भाई साहब ये क्या करते हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक रखते हैं अपने पास और एलिमिनेट कर देते हैं एक्सेस इन्वेंट्री को, जो लीड करता है किसको, वेस्ट को। ठीक है, अब जीआईटी का बैकग्राउंड हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है जीआईटी इज ए जापानीज मैनेजमेंट फिलॉसफी व्हिच हैज बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस सिंस अर्ली 1970s in the many Japanese manufacturing organizations. It was first developed and perfected within the Toyota manufacturing plants by Taiichi Ohno as a means of meeting consumer demand with a minimum delays. देखिए टोयोटा ने इसको भी यूज किया है और ताइची ओनो क्या है, फादर बोला जाता है। ताइची ओनो इज द फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज फादर ऑफ जीआईटी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। क्या कह रहा है, कह रहा है Toyota was able to meet increased challenges for survival growth and approach focused on people, plants and system. तो टोयोटा ने क्या किया भाई, इन चैलेंजेस किया सर्वाइवल ग्रोथ के लिए, तो उन्होंने फोकस क्या किया, बोला पीपल, प्लांट और सिस्टम पे फोकस किया। बोला टोयोटा रियलाइज दैट जीआईटी वुड बी ओनली सक्सेसफुल इफ एवरी individual within the organization was involved and committed to it. If the plant and processes were arranged for the maximum output and efficiency, if the quality and production programs were scheduled to meet demands, एग्जैक्टली तो देखिएगा ये बोला टोयोटा ने रियलाइज किया क्या कि जीआईटी तभी सक्सेसफुल होगा जब हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्व होगा और कमिटेड होगा किसके लिए, अपने काम के लिए। बोल रहा है इफ द प्लांट एंड प्रोसेस वर अरेंज, अगर प्लांट और प्रोसेस को अरेंज कर दिया जाए तो मैक्सिमम आउटपुट और एफिशिएंसी काम कर सकता है। इफ द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन वर शेड्यूल्ड, अब द क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों शेड्यूल्ड हो तो आप डिमांड भी फुलफिल कर सकते हो। सिंपल सी बात समझ लो यार, अगर मान लो जस्ट इन टाइम टेक्निक है, आपने इन्वेंट्री कम रखा, आपके पास ऑर्डर आ गया, आपका रिलेशन अगर आपका जो मैन्युफैक्चरर है उससे अच्छा होगा या फिर आपके जो रॉ मटेरियल्स देने वाले हैं उससे अच्छा होगा तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप प्रोडक्शन करके फिर उसको बेच भी सकते हो। क्लियर है बात? हाँ जी सर। क्या बोल रहा है, बोल रहा जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग हैज द कैपेसिटी व्हेन द प्रॉपर्ली अडेप्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन to strengthen the organization competitiveness in the marketplace substantially by reducing wastage and improving product quality and efficiency of the production. Clear बात? अब देखिएगा there are strong cultural aspects associated with the emergence of JIT in Japan. The Japanese work ethics following the concepts. अब देखिए जापान में ये भी जापान में ही आया है और जापानीज वर्क एथिक्स क्या बोलता है देखिएगा, बोला वर्कर्स आर हाईली मोटिवेटेड टू सीक कांस्टेंट इंप्रूवमेंट अपॉन दैट व्हिच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ वर्कर्स हाईली मोटिवेटेड होते हैं ताकि आप इंप्रूवमेंट कर सको कंसिस्टेंटली। कह रहा है ऑल्दो हाई स्टैंडर्ड्स आर करंटली बीइंग मेड देयर एग्जिस्ट इवन हायर स्टैंडर्ड्स टू अचीव। बड़ा हायर स्टैंडर्ड होता है अचीव करने के लिए कोई भी चीज को, तो मतलब ऐसा नहीं कि लुचर पुचर वाला एकदम मोटिवेट रहा कि भाई जब मिलेगा काम कर देना है। कह रहा है कंपनीज फोकस ऑन द ग्रुप एफर्ट व्हिच इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग ऑफ टैलेंट एंड शेयरिंग नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आइडियाज एंड अचीवमेंट ऑफ ए कॉमन गोल। देखिए कंपनी फोकस करता है ग्रुप के एफर्ट पर, जो इन्वॉल्व किसको करता है, टैलेंट को, शेयरिंग नॉलेज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। देखिए एक कंपनी का अगर ग्रुप बढ़िया है तो काम भी दनादन होगा। तो अगर ये जीआईटी सिस्टम है इसका मतलब एम्प्लॉय उस हिसाब से रखने होंगे कि जब काम आया फटाक से इसको कर देंगे, नहीं। हाँ जी सर। अब क्या है, बोला वर्क इटसेल्फ टेक प्रेसिडेंस ओवर लीजर, इट इज नॉट यूजुअल फॉर ए जापानीज एम्प्लॉय 14 आवर डेज। बोल रहा भाई साहब वर्क प्रेजेंस, अच्छा लीजर टाइम भी होता है, बीच में छुट्टी लेने का टाइम होता है, ऐसा नहीं कि 14 आवर पूरा का पूरा काम कर ही रहे। कह रहा एम्प्लॉइज टेंड टू रिमेन विद वन कंपनी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ देयर करियर। एम्प्लॉय एक कंपनी के साथ पूरा करियर रहते हैं। कह रहा दिस अलाउज अपॉर्चुनिटी फॉर देम hone their skills and abilities for a constant rate while offering the numerous benefit to the company। अब क्योंकि एक कंपनी में रखते हैं तो उसको बहुत सारे स्किल्स और एबिलिटीज सीखने का मौका मिलता है जिससे वो क्या करते हैं, बेनिफिट्स देते हैं कंपनी को। कह रहा है these benefits manifest themselves in employee loyalty, low turnover and cost fulfill in the company goal। देखिएगा क्या बोल रहा है, हाउ जेटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क्स। अब कैसे ये काम करता है,
कह रहा है जीआईटी इंश्योर द इन्वेंट्री अराइव्स एज इट्स नीडेड टू मीट कंज्यूमर डिमांड। बोल रहा है जीआईटी इंश्योर करता है कि भाई इन्वेंट्री तब पहुंचे, स्टॉक मेरे पास तब आए जब कंज्यूमर का डिमांड हो, उससे पहले नहीं। जब कंज्यूमर का डिमांड होगा हम बोलेंगे भाई रॉ मटेरियल भेजो, बनाएंगे और तुरंत बेच दे देंगे। यही तो काम है किसका, जीआईटी का। Since it revolves around the delivering quality at the best possible prices, it relies on establishing the long-term contract with the reputed suppliers. While GIT process can vary a bit by business, it usually involve these steps. देखिएगा कैसे इसका स्टेप है। एक कस्टमर प्लेस करता है एक ऑर्डर को कस्टमर जैसे ही प्लेस किया, द बिजनेस रिसीव द ऑर्डर एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर। तो जैसे आप सिंपल सा बात समझिएगा, कस्टमर से ऑर्डर आया मेरे पास, हम क्या किए, हम रिसीव कर लिया ऑर्डर को और चले गए सप्लायर के पास, भाई हमको क्या करो, आप हमको सामान दे दो। वंस द सप्लायर रिसीव द ऑर्डर, अब सप्लायर रिसीव करेगा ऑर्डर, दे डिलीवर इट टू द बिजनेस। अब बिजनेस को क्या करेगा, डिलीवर कर देगा, एंड द बिजनेस फुलफिल्स द ऑर्डर एंड द कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट। अब उसके हिसाब से फिर बिजनेस क्या करेगा, रिसीव कर लिया ऑर्डर, फाइनली कस्टमर रिसीव कर जाएगा प्रोडक्ट को। क्लियर है बात। तो सब कुछ तुरंत होना, मतलब ऐसा नहीं कि लेट करना है, बहुत ज्यादा हम स्टॉक रखे हुए, ऐसा नहीं। हमारे पास ऑर्डर आया, हम गए सप्लायर के पास, सप्लायर हमको रॉ मटेरियल दिया, हम बनाए और प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर दिए, दैट्स इट। तो यही है जीआईटी। अब आइएगा क्या बोल रहा है, while other inventory management are push system, JIT is a pull system. Push inventory system create inventory in advance, so it's all set to meet customer demand. A pull system such as JIT does not opposite an inventory is ordered to meet actual demand. बोल रहा है देखिए दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। तो जो अदर सिस्टम है वो पुश सिस्टम है कि हम भाई पहले से इन्वेंटरी स्टॉक करके रखे हैं, उसके बाद हम सेल करेंगे। यहाँ आता नहीं, पहले मेरे पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद हम जाएंगे तब इन्वेंटरी लेके आएंगे और तब जाके मैन्युफैक्चर के गुड्स डिलीवर कर देंगे। तो इसको बोलते हैं पुल सिस्टम। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब देखिए इसका प्रोसेस ऑफ जीआईटी क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे प्रोसेस को, मैनेज करेंगे टोटल क्वालिटी में कंट्रोल, पुल कैन बैन, फिर स्टैब्लिश करेंगे वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप, फाइन ट्यून इन्वेंटरी, बिल्ड करेंगे स्किल्स कैपेबिलिटीज, रिफाइन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, और तब जाके मैट्रिक्स पे रिव्यू करेंगे। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब चलिए सर बेनिफिट्स क्या क्या हैं जीआईटी के, एक बार इसको देख लेते हैं और ड्रॉबैक्स उसके बाद कहानी खत्म करेंगे। बोल रहा है रिड्यूस करना है वेस्टेज को, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को, इंप्रूव करता है क्वालिटी को, और फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट करता है। फ्लेक्सिबल अप्रोच है ना, जितना आया ऑर्डर उतना ही हम देंगे, ठीक है, नहीं आया तो नहीं देंगे, क्लियर सी बात है। अब ड्रॉबैक को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा हायर इन्वेंट्री कॉस्ट, बिल्कुल इन्वेंट्री कॉस्ट हमेशा हायर होता है। कह रहा इट्स मोर एक्सपेंसिव टू मेक स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर देन बल्क ऑर्डर एवरी सो ऑफन, देयरफॉर जीआईटी इन्वेंट्री कैन रिड्यूस योर प्रॉफिट फ्रॉम इट्स सेल। अब देखिए ज्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट तो इसमें होगा ही, हर बार इन्वेंट्री मंगाइएगा तो जितना बार इन्वेंट्री मंगाइएगा उतना बार इन्वेंट्री कॉस्ट आपका लग जाएगा। सप्लाई चेन का डिसरप्शन, कह रहा है इफ अ प्रोडक्ट गोज ऑन बैक ऑर्डर एंड अ नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक्स, you may experience disruption in your supply chain. This disruption can hinder your operation and cost you money. मोटा सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो सकता है। मान लीजिए एक ही आपके पास सप्लायर है, तो अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो आपका सप्लाई चेन खत्म। हाँ सर, इस वजह से भी कह रहा है रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए मान लीजिए कहता है टू सक्सीड इट विद जीआईटी यू मस्ट एक्यूरेटली ट्रैक सेल्स, प्रेडिक्ट कंज्यूमर डिमांड, failure to do so you can cause you to sell products faster than you can replenish them। तो बोल रहा भाई रनिंग ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए, मतलब अगर कस्टमर आपके पास आया और आपने उसको ऑर्डर नहीं दिया है तो आप गए खत्म। तो ये स्टाफिंग का इशू हो जाता है, नहीं हाँ कि बहुत ज्यादा स्टाफिंग की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे स्टाफिंग का इशूज हो जाता है। लीजिए जी, ये था आपका जीआईटी और आपका क्या एक था काइजन कॉस्टिंग। तो दोनों में बस लास्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूं, समझ जाइएगा। काइजन कॉस्टिंग कहता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कीजिए, किसके लिए, कॉस्टिंग को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब 10 रुपए का प्रोडक्ट हम बना लिए, अब इसको हम चाहते हैं 5 रुपए में करेंगे, तो उसके लिए फिर 10 से 9 आएंगे ना कि 10 से डायरेक्ट 5 में आ जाएंगे, क्योंकि 10 से डायरेक्ट अगर 5 में आए तो हम क्वालिटी खराब करेंगे। तो काइजन कॉस्टिंग बोलता है भाई सब धीरे धीरे करो, 10 से 9.5 करो, 9.5 से 9 करो, 9 से 8.5 करो, 8.5 से 8 रुपए करो, ऐसा बात बोल रहा है। उसके बाद जीआईटी क्या बोला जस्ट इन टाइम टेक्निक इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। हम बोला हम पहले से स्टॉक नहीं रखेंगे, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा फिर हम उस स्टॉक रॉ मटेरियल मंगाएंगे सप्लायर से और फिर उसको मैं बना के और फिर कस्टमर को डिमांड को फुलफिल कर देंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।